विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों से परक्राम्य अधिनियम 1881 की चर्चा करेंगे। यह अधिनियम बिहार बीसीएसजे में कॉमर्शियल लॉ के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है और यहाँ पर प्री और मेंस के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, इंटरव्यू में भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का हम जिक्र बहुत डिटेल में करते हैं, हर बार किए भी हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट, एक जनरल व्यू आपको देना चाहते हैं और इसलिए इस वीडियो के माध्यम से एनआईए के संबंध में एक सामान्य बात, सामान्य चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, परक्राम्य अधिनियम 1881 9 दिसंबर 1881 को इनैक्टेड हुआ। यह जो अधिनियम है वर्तमान समय में 17 अध्याय और 148 धाराएं हैं, 148 सेक्शंस हैं। यह जो अधिनियम है इसकी उद्देशिका, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उद्देशिका में केवल 3 बातें कही गई हैं, 3 विषयों पर चर्चा करने के लिए कहा गया है कि यह जो एनआईए है, परक्राम्य अधिनियम है, वचन पत्रों, विनिमय पत्रों, वचन पत्र, विनिमय पत्र या जो चेक है से संबंधित विधियों को अधिनियमित किया गया है। यानी इस अधिनियम में प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, इनसे संबंधित जो प्रावधान है उनको अधिनियमित करने के उद्देश्य से यह जो अधिनियम है सृजित किया गया, इनैक्टेड किया गया। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इट वाज इनैक्टेड ऑन 9 दिसंबर 1881, 9 दिसंबर 1881 को यह इनैक्टेड हुआ। और जहां तक इसके बात आती है, अर्थात यह जो परक्राम्य अधिनियम है, परक्राम्य अधिनियम का शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 में प्रोपाउंड किया गया है, प्रतिपादित किया गया है और इसके अंतर्गत परक्राम्य अधिनियम 1881, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881, ये इसका शॉर्ट टाइटल, संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त टाइटल है। यह जो अधिनियम है संपूर्ण भारत में इसका एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर राज्य या किसी अन्य जनजातीय क्षेत्रों में यह लागू नहीं है, ऐसा कोई भी बात यहाँ पर नहीं कही गई और इसलिए ये संपूर्ण भारत में एप्लीकेबल है। और इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर अब ये बात क्लियर हो गई कि वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक से संबंधित जो भी विधियां हैं उनको परिभाषित, संशोधित करने के लिए इस अधिनियम को सृजित किया गया है। तो वास्तव में इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो अध्ययन किया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत संपूर्ण भारत में यह वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक के संबंध में उसको परिभाषा से संबंधित या इसके संदर्भ में जो भी संशोधन किया जाना है, ये तमाम बातें न केवल किसी विशेष क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण भारत में एक समान रूप से यह लागू रहेगी, इसका प्रवर्तन होता रहेगा। विद्यार्थियों, जहां तक बात आती है यानी इसके इन्फोर्समेंट
एग्रीमेंट की बात, तो ये 1 मार्च 1882 को इन्फोर्स्ड होती है, जो और ये ऐसे विषयों पर लागू नहीं होती जो विशेष करके जो करेंसी यानी पेपर करेंसी से संबंधित है, ऐसे उपबंधों पर यह लागू नहीं होती। हुंडियों के संदर्भ में भी एप्लीकेबल नहीं होती है। साथ ही साथ में आप यहाँ पर यह भी देखेंगे कि यह जो अधिनियम है ओरिएंटल लैंग्वेज में जो विशेष प्रथाएं हैं उनके संदर्भ में भी यह लागू नहीं होती है, इन्फोर्सेबल नहीं होती है। तो विद्यार्थियों ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि अगर इस तरीके की कोई भी बात आती है, कोई विषय आता है, तो वहां पर ये जो अधिनियम है वह अधिनियम एप्लीकेबल नहीं होता। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां तक इस अधिनियम की एप्लीकेबिलिटी की बात है, किस विषय पर लागू नहीं होगा, तो उन विषयों का भी उल्लेख जैसा कि हमने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे जो विषय हैं वहां पर ये अधिनियम लागू नहीं होगा। लेकिन धारा 3 में ये बैंकर को परिभाषित किया गया है। विद्यार्थियों बैंकर की जो परिभाषा है इसको बिहार पीसीएसजे में खूब पूछा गया है और इसलिए इसको हम लोगों को जानना है, समझना है कि किसको हम बैंकर कहेंगे। तो बैंकर से तात्पर्य कोई भी व्यक्ति जो बैंकर का कार्य करता है, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो बैंकर का कार्य करता है और पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स इसके अंतर्गत आते हैं। यानी बैंकर के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? ऐसे व्यक्ति आएंगे जो बैंकर का कार्य करते हों, और इसके अंतर्गत पोस्ट ऑफिस भी आएगा और सेविंग बैंक्स भी आएंगे। तो विद्यार्थियों इसको बिल्कुल क्लियर कर देना है। बैंकर क्या है? तो जो मुद्रा का लेन देन से संबंधित कृत्य को निष्पादित करते हैं, उसको रखते हैं, होल्ड करते हैं, और जो आर्थिक नीतियां हैं उनको संचालित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मुद्रा का लेन देन से संबंधित जो भी कार्य कर रहा है वह सभी बैंकर के रूप में ही माने जाते हैं सामान्य रूप से। और इसलिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसी जो संस्था का रूप ले लेती हैं, उन्हीं को ही बैंकर मान लिया जाएगा, उनको एक तरीके से बैंकर कह दिया जाएगा। विद्यार्थियों अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बैंकर हैं, ऐसे बैंकर वास्तव में देश की, जैसा कि हमने आपको बताया, देश की आर्थिक व्यवस्था में उसको सुचारू रूप से गतिशील बनाने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आप जरा सोचें कि जहां बैंक ना हो, ऐसे समाज का, ऐसे देश का परिचालन करना नितांत कठिन हो जाता है। और इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति भी इस तरीके का कोई कार्य करता है, ये एक्ट उसको भी बैंकर मान लेता है, उसको भी बैंकर मान लेता है। अब हम लोग देखेंगे, यानी धारा 4 के अंतर्गत ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट को परिभाषित किया गया है। विद्यार्थियों उद्देशिका में हम लोगों ने देखा कि जो बात कही गई है वह वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक से संबंधित जो भी विधियां हैं, उन्हीं विधियों को परिभाषित और संशोधित करने के लिए यह अधिनियम सृजित किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विषय हैं, यानी जो वचन पत्र है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है या जो चेक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके संदर्भ में हम लोगों को विशेष चर्चा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम केवल एक बात की चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह है वचन पत्र, प्रॉमिसरी नोट। व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट? वचन पत्र किसे कहा जाता है, किसे वचन पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, किस डॉक्यूमेंट को माना जाएगा, इंस्ट्रूमेंट को माना जाएगा? तो वचन पत्र वह लेखबद्ध लिखत है। वचन पत्र एक ऐसा लेखबद्ध लिखत है जो किसी निश्चित व्यक्ति को
या उसके आदेशानुसार या उसके वाहक को एक निश्चित धनराशि संदाय करने के लिए रचयिता द्वारा, मेकर के द्वारा असर्त हस्ताक्षर, रचयिता के द्वारा हस्ताक्षरित असर्त वचन अंतर्विष्ट हो, शर्त रहित वचन अंतर्विष्ट हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे लेखबद्ध लिखत को ही वचन पत्र यानी प्रॉमिजरी नोट कहा जाएगा। तो व्हाट इज प्रॉमिजरी नोट? प्रॉमिजरी नोट क्या है, किसे वचन पत्र कहा जाएगा? तो विद्यार्थियों, धारा 4 की अंतर्गत वचन पत्र को जो डिफाइन किया गया है, स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ऐसा लिखत है, यह एक ऐसा लेखबद्ध लिखत है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इन राइटिंग में है। इसका मतलब क्या? इसको अगर टुकड़े में डिवाइड किया जाए तो क्या निकला? यह एक लेखबद्ध लिखत है, यानी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। ये पहली चीज, इसको राइटिंग में होना चाहिए। दूसरी बात क्या कह दिया गया है? एक ऐसा लेखबद्ध लिखत है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को यानी पर्सन को, इस व्यक्ति को या इसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, इसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, या जो ऐसा पत्र, ऐसा जो लिखत ले जा रहा है, जो वाहक है, बियरर है, तो यहां पर हम बियरर कर देते हैं। ऐसे बियरर को, ऐसे वाहक को। तीसरी बात क्या कह दिया गया? एक निश्चित धनराशि, तो निश्चित व्यक्ति को निश्चित धनराशि, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, धन की जो निश्चित धनराशि है, ऐसी धनराशि को संदाय करने के लिए, इसको पेमेंट करने के लिए कौन? रचयिता द्वारा, यानी जो इसको लिखने वाला है, ऐसे मेकर के द्वारा हस्ताक्षरित, यही पर बना देते, इसके पॉइंट के अंदर, इसके द्वारा साइन किया गया हो। और दूसरी बात क्या आती है? शर्त रहित, अनकंडीशनल, यानी अशर्त, अनकंडीशनल। और जो तीसरी जो बात आती है, जिसको सी के अंतर्गत बताया गया है, वचन यानी प्रॉमिज, अंतर्विष्ट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉमिजरी नोट, प्रॉमिजरी नोट किसे कहा जाएगा? तो प्रॉमिजरी नोट एक ऐसा लिखत है, लेखबद्ध लिखत है, जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या इस व्यक्ति के निर्देशानुसार, आदेशानुसार किसी व्यक्ति को या इसके वाहक को निश्चित धनराशि का संदाय करने के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, रचयिता के द्वारा, जो मेकर है, जिसने प्रॉमिजरी नोट को लिखा है, रचयिता के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, शर्त नहीं दिया है, कोई शर्त नहीं लिखा हो, अनकंडीशनल हो, प्रॉमिस दिया है। रचयिता ने उसमें एक ऐसी शर्त रहित वचन दे दिया जिस पर हस्ताक्षर भी किया है। तो ऐसे हस्ताक्षरित शर्त रहित वचन जिस
इंस्ट्रूमेंट में अंतर्विष्ट होगा उसी इंस्ट्रूमेंट को प्रामिजरी नोट कहा दिया जाएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ही प्रामिजरी नोट कह देते हैं। विद्यार्थियों, ये क्लियर हो जाता है, पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि यहां पर कोई ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा लिखत जिसके अंतर्गत एक निश्चित व्यक्ति को या इस व्यक्ति के आदेशानुसार किसी व्यक्ति को या उसके वाहक को निश्चित धनराशि देने के लिए इसके रचयिता को, मेकर को के द्वारा साइंड किया हुआ अनकंडीशनल यानी असर्त वचन जिस इंस्ट्रूमेंट में अंतर्विष्ट होगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट को ही प्रामिजरी नोट कहा जाएगा। इससे पूरी तरीके से बात क्लियर हो गई कि आखिर कोई जो लिखत है वह लिखत कब प्रामिजरी नोट्स हो जाता है। तो प्रामिजरी नोट प्रामिस से बना हुआ है, प्रामिजरी वचन पत्र, यानी एक व्यक्ति इसमें वचन देता है, हस्ताक्षर करके देगा, शर्त रहित देगा, और वह वचन जो दिया है रचयिता के द्वारा दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जाएगा? एक निश्चित धनराशि का संदाय एक निश्चित व्यक्ति को किया जाए, यही वचन है। अब इसी वचन को जिस पत्र के माध्यम से दिया जाता है उसी पत्र को ही वचन पत्र कहा जाता है, प्रामिजरी नोट कहा दिया जाता है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो इसको हम आपसे रीजनिंग वे में भी आपसे बात कर सकते हैं, और इसको जरा देखेंगे, ये पॉइंट तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इसके अलावा भी हम इसको एक रीजनिंग बेस में भी आपसे चर्चा कर देते हैं ताकि ये क्लियर रहे। यहां पर आप देखेंगे क्या कहा दिया गया है, जरा देखें कि जैसे पहली चीज जो वचन पत्र होता है इसके रचयिता को मेकर कहते हैं, रचयिता कहते हैं, इसके लिखने वाले को मेकर कहेंगे। यह इंस्ट्रूमेंट है, यानी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक लेखबद्ध लिखत है, कोई ऐसी इन राइटिंग कोई दस्तावेज होते हैं, और इस तरीके से इसका जो परिभाषा है 13 में बताया गया को कब प्रक्रामण होता है, कब उसका प्रक्राम्य कहते हैं। लेकिन यहां पर हम जो आपसे चर्चा करेंगे वह यह कि ऐसा जो ये लिखत है इसको लिखा कौन? मेकर ने लिखा, और इस मेकर ने ये जो लिखत तैयार किया है इसमें जो बताया है मेकर ने क्या कहा है, इसमें इन्होंने लिखा एक क्या लिखा है, क्या कहा है कि एक निश्चित धनराशि, यानी जैसे मान लीजिएगा मेकर ने इस निश्चित धनराशि को, एक निश्चित धनराशि को बी को देना चाहता है और वह एक लिखत तैयार करता है। प्रश्न ये उठता है कि जो वह बी को देना चाह रहा है क्या एक निश्चित धनराशि जो 50,000 रुपए का अमाउंट है बी को देना चाहता है, तो अब ए किस तरीके से दे कि इसका संदाय इसके द्वारा लिखा गया इंस्ट्रूमेंट प्रामिजरी नोट कहा जाएगा। कब होगा, किस प्रकार होगा? तो विद्यार्थियों सेक्शन 4 के तहत हम इसकी एनालिसिस करते हैं, इसको हम समझाते हैं। जरा देखें कि कोई एक व्यक्ति यानी मेकर अगर बी को ये 50,000 रुपए देना चाहता है, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से देना चाहता है, तो कब यह प्रामिजरी नोट होगा? सेक्शन 4 के अंतर्गत कब माना जाएगा ये वचन, ये जो पत्र है यानी इंस्ट्रूमेंट है, कब होगा? तो ये तब होगा जब मेकर के द्वारा 50,000 रुपए
देने के संदर्भ में एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करता है, लिख कर लेखबद्ध होना चाहिए, या इंस्ट्रूमेंट लेखबद्ध होना चाहिए, लिख दिया गया। और लिखने के बाद अब एक निश्चित व्यक्ति यानी बी को उसमें पर्टिकुलर नाम लिख देना है कि इस व्यक्ति को दिया जाना है, तो बी को दिया जाना है, निश्चित व्यक्ति को दिया जाना है। पर्सन जिसको दिया जाए उसको पूरी तरीके से निश्चित होना चाहिए, तो इसको निश्चित कर दिया गया। अब जिसको निश्चित किया गया है तो निश्चित व्यक्ति को दिया जाए, या बी ने अगर ये कह दिया कि नहीं सी को दिया जाएगा तो अब जो मेकर है वह सी को देगा, या अगर बी ने ये कह दिया नहीं जो लेकर के आ रहा है आप उसी को दे दीजिएगा वह हमें पहुंचा देगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे वह जो बियरर है ऐसे वाहक को, ऐसे बियरर को भी वह संदाय करने के लिए कह सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेकर ने क्या किया, मेकर ने जो ये लिखित दस्तावेज तैयार किया है, यह दस्तावेज में एक निश्चित व्यक्ति को, एक सर्टेन पर्सन को या उसके निर्देशानुसार किसी व्यक्ति सी को या ले जाने वाले वाहक को, उसको जो ले जा रहा है ऐसे वाहक को संदाय करना है, उसको दे देना है। लेकिन क्या देना है, एक निश्चित धनराशि। तो वह धनराशि जो 50,000 है दैट मस्ट बी रिटन, उसको लिखा जाना चाहिए, बताना चाहिए। तो यहाँ पर उस सर्टेन अमाउंट को वहां पर लिख दिया गया है, बता दिया गया है कि इतना धनराशि बी या इन लोगों को दिया जाएगा। तो ऐसा अगर लिख दिया गया तो लिखने का जो मेकर ने तैयार किया, मेकर ने जो ये लिखा यह प्रामिज के रूप में होना चाहिए, यह वचन होना चाहिए। और वचन के संदर्भ में आप क्या देखेंगे, यह जो वचन दिया गया है यह एक तरीके से उस पर अपना हस्ताक्षर किया हो, यानी मेकर ने उस पर प्रॉमिस करके हस्ताक्षर किया और साथ ही साथ में उसमें कोई शर्त भी नहीं लगाया है। अगर ये शर्त लगा दे कि वह अगर हमें जो पुराना वाला ऋण है वो दे देगा तो मैं उसको 50,000 रुपया दूंगा, तो विद्यार्थियों यहाँ पर वो पुराने ऋण के संदाय की शर्त लगा दिया है, इसे वचन पत्र नहीं माना जाएगा। वचन पत्र अशर्त होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं होती है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का कोई अलग से कोई बात कही जाती है जो इसको प्रभावित करता हो, पेमेंट को प्रभावित करता हो। इसीलिए यहाँ पर कह दिया गया है मेकर के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाना और उस पर कोई शर्त ना होना, और तीसरी जो बात है वचन के रूप में होना। तब इस तरीके से अगर वह निश्चित धनराशि को किसी व्यक्ति को या उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को या बियरर को संदाय करने का वचन जो दिया है इसी को ही वचन पत्र कहते हैं। विद्यार्थियों इस तरीके से यह पूरा क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि इसी को ही वचन पत्र कह दिया जाता है। और इस तरीके से हमने आज आपको केवल एक पॉइंट ही चर्चा किया और आगे हम फिर समय मिलेगा इसका व्यवस्थित क्लास चलाऊंगा, लेकिन अभी यही हम आपसे इतना ही हम आपसे चर्चा करेंगे। और इसमें एक चीज ध्यान देना है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एलिजन्स हैं, उनको हम सिस्टमेटिक तरीके से दूर करेंगे। लेकिन आज बस इतना ही, दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू। और आप वीडियो देखें और साथ में उस पर कमेंट करें और जो भी अच्छा बुरा लगता है उस पर आप सब्सक्राइब भी करें ताकि जो नए वीडियो हो वह वीडियो आप तक पहुंचते भी रहें। दैट्स ऑल, ओके, थैंक यू।